So, from today, we are going to start a new series rather than case studies and story times. This series will be called as Demonic Possession That Shocked Humanity, जिसमें हम 10 रियल लाइफ डेमोनिक पोजीशंस को स्टडी करेंगे और उनका डिटेल्ड केस सुनेंगे. So fasten your seatbelts because we are going to dive into our first case from which the movie Exorcist was inspired, which is also known as Ronald Hunkler or Ronald Doi. सो इन द मिड 1949 बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में प्रिंट हो रहे थे कि एक अनोनिमस रिपोर्ट के बारे में जो कि अलेजेडली पोजेशन और एक्सोर्सिज्म से रिलेटेड था. जब इन रिपोर्ट्स के सोर्सेस के बारे में पूछा गया तो कहा जाने लगा कि विक्टिम की फैमिली फॉर्मर पास्टर यानी कि चर्च का एक सबसे सुप्रीम अथॉरिटी वाले लूथर माइल्स स्कूल्स को आगे किया जाने लगा. एक अकाउंट की माने तो टोटल नंबर ऑफ 48 लोगों ने इस एक्सोर्सिज्म को होते हुए देखा था और इन 48 के अलावा एक ज्यूसाइट ने भी इस एक्सोर्सिज्म को विटनेस किया था. थॉमस बी एलन, जिन्होंने इस केस पर पूरा डिटेल्ड बुक लिखा है जिसका नाम है पोजेस्ड द ट्रूथ ऑफ एन एक्सोर्सिज्म. उनकी माने तो ज्यूसाइट प्रीस्ट फादर वॉल्टर एच हैलोरन जो थे वो इस केस के लास्ट सर्वाइविंग आई विटनेस में से एक थे जिन्होंने इस केस में पार्टिसिपेट किया था. एलन लिखते हैं कि एक डायरी थी जो कि लिखी गई थी बाय अटेंडिंग प्रीस्ट फादर रेमंड जे बिशप, जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी इस एक्सोर्सिज्म के बारे में, जिसमें विक्टिम की आइडेंटिटी को एज ए रॉबी ए रोलैंड डोई आइडेंटिफाई किया गया था. नाउ कम बैक टू 2013. ये सब बातें हुए एलन ये एम्फसाइज करते हैं कि जितने प्रूफ इस लड़के रॉबी के केस में थे वो सब यही कंफर्म कर रहे थे कि ही वॉज पोजेस्ड बाय अ मैलेवोलेंट स्पिरिट्स. दिस इज व्हाई ही वॉज अनअटेनेबल. एलन के मुताबिक फादर हैलोरन ने भी अपनी मौत से पहले कुछ पैरानॉर्मल इवेंट्स के बारे में अपने डाउट्स को एक्सप्रेस किया था, लेकिन जब उन्हीं फादर हैलोरन को किसी इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट देकर वेरीफाई करने के लिए पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे पास इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मैंने कभी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दिया ही नहीं और कभी दूंगा भी नहीं, बिकॉज आई डिडंट फील आई वॉज क्वालिफाइड. सो यहाँ एक्चुअली में हुआ क्या. सो इन द लेट 1940s में यूनाइटेड स्टेट्स के रोमन कैथोलिक चर्च के कुछ प्रीस्ट ने सीरीज ऑफ एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किए थे किसी एक अनोनिमस लड़के पर, डॉक्यूमेंटेड अंडर द सीरियोनेम रोलैंड डोई और एज रॉबी मेयम.
ये लड़का 14 साल का था जो कि एलिजिडली एक विक्टिम था डेमोनिक पोजेशन का, और जो इवेंट्स थे वो रिकॉर्ड करे गए थे बाय अटेंडिंग प्रीस्ट फादर रेमंड जे बिशप। इन्हीं सब सीक्वेंट सुपरनैचुरल क्लेम से सराउंडेड इस इवेंट के कुछ एलिमेंट यूज़ किए गए थे बाय विलियम पीटर बेल्टी के नॉवल द एक्सॉर्सिस्ट में, जो 1971 में आई गई थी। और भी रिसेंटली 2021 के दिसंबर में एक स्केप्टिकल इंक्वायरर ने रोलैंड डोई या कहे तो रॉबी की ट्रू आइडेंटिटी को रिवील किया था, जिसका एक्चुअल नाम था रोनाल्ड एडविन हंकलर, who lived between June 1, 1935 to May 10, 2021। तो अर्ली लाइफ में अब हम बात करेंगे कि रोलांड का जन्म एक रिलीजियस जर्मन लुथेरन फैमिली में 1935 को हुआ था। 1940s के टाइम रोलांड की फैमिली कॉटेज सिटी मैरीलैंड में रहा करती थी। एलन के सुने तो रोलांड उस घर का एक लौता बच्चा था और जिसे घर के अडल्ट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था अपने प्ले टाइम के लिए, क्योंकि अपेरेंटली वहाँ कोई बच्चे उसकी उम्र के नहीं थे। और इसी वजह से वो अपनी आंट हैरिट से बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा करता था, जो कि एक स्पिरिचुअलिस्ट भी थी। अब यहाँ स्पिरिचुअलिस्ट यानी वो लोग जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हुए होते हैं, ट्राई करते होते हैं कि स्पिरिट्स या आत्मा से कांटेक्ट करने का। तो ये जो आंट हैरिट थी, इन्होंने ही आगे चलकर रोलांड को उइजा बोर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया, जब रोलांड को इन्हीं सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। तो एक्सॉर्सिज्म में एक्चुअली क्या हुआ? थॉमस एलन के हिसाब से जब आंट हैरिट की डेथ हुई तो फैमिली को घर में बहुत सी स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई देने लगी, और कुछ ही दिनों बाद फर्नीचर भी यहाँ वहाँ अपनी जगह बदलते हुए दिखाई दिए, और छोटी मोटी चीज़ें जैसे वास वगैरह उड़ने या लेविटेट करते दिखाई दिए। रोलांड जब भी आसपास होता तो ये सारी अजीब हरकतें होती रहती घर में। तो फैमिली ने अपने लुथेरियन पास्टर के पास जाने की सोची, जिसका नाम था लूथर माइल्स शूल्स, ताकि थोड़ी मदद मिल सके और पता चले कि घर में हो क्या रहा है। और यहाँ पैरासाइकोलॉजी में बहुत टाइम से इंटरेस्टेड लूथर ने रोलांड को अपने यहाँ बुलाया नाइट स्पेंड करने के लिए, जिससे कि वो पता लगा सके कि हो क्या रहा है। और उसके साथ तभी लूथर ने वहाँ कुछ पैरासाइकोलॉजिस्ट को भी बुला रखा था, जिनमें से एक थे जोसेफ बैंक्स फीन, जिन्होंने बताया कि लूथर ने ये क्लेम किया था कि उसके हाउस होल्ड के कुछ छोटी मोटी चीज़ें और फर्नीचर को अपने आप से हिलते हुए देखा है। इसलिए फीन को ये लगा कि लूथर शायद कुछ फैक्ट्स को अनकॉन्शियसली एग्जैजरेट तो नहीं कर रहा। और इसी के बाद लूथर ने रोलांड के पेरेंट्स को ये एडवाइस दी कि इस बच्चे को किसी अच्छे और रेप्यूटेड कैथलिक प्रीस्ट को दिखाओ, तो पता चले कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अब यहीं आती है एक ट्रेडिशनल स्टोरी। इस लड़के को इस इंसिडेंट के बाद हुई सीरीज ऑफ एक्सॉर्सिज्म के अंदर भेजा था बाय एडवर्ड ह्यूजेस, जो कि एक रोमन कैथलिक प्रीस्ट थे, जिन्होंने ये सारे एक्सॉर्सिज्म किए थे रोलांड के ऊपर। और जहाँ ये एक्सॉर्सिज्म किए थे वो जगह थी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जो कि एक जूजाइट इंस्टीट्यूशन था। एक्सॉर्सिज्म के वक्त रोलांड ने अपना एक हाथ बंधन से छुड़ा लिया और अपनी मैट्रेस के नीचे की बेड स्प्रिंग को तोड़कर और उससे एक इम्प्रॉम्प्टू वेपन बना लिया और प्रीस्ट के हाथ को काट दिया, जिस वजह से एक्सॉर्सिज्म के रिचुअल को बीच में ही रोकना पड़ा था। इसके बाद रोलांड की पूरी फैमिली सेंट लुइसियाना जाती है, जहाँ पे रोलांड के कजिन के अपने पहचान के सेंट लुइस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से बात की, जिन्होंने फिर बिशप से बात करके जो कॉलेज चर्च के थे एक साथी विलियम एस बाउडन से बात करते हैं, और साथ मिलकर दोनों प्रीस्ट रोलांड को देखने उसके कज़िन के घर जाते हैं। और यहाँ
उनका कहना था कि उन्होंने देखा कि उसका बेड पूरा हिल रहा था, कुछ ऑब्जेक्ट्स हवा में उड़ रहे थे और लड़का जो था वो गटरल आवाज में कुछ अंट शंट बके जा रहा था। बाउडन को आर्च बिशप की परमिशन मिली हुई थी कि ज़रूरत हो तो एक्सोर्सिज्म भी परफॉर्म कर देना। इन्हीं जो एक्सोर्सिज्म था वो करा गया था एलेक्सियम ब्रदर हॉस्पिटल इन साउथ लुइस मिजूरी, जो बाद में चेंज किया गया एज साउथ सिटी हॉस्पिटल। फिर आगे एक्सोर्सिज्म के पहले एक दूसरे प्रीस्ट वॉल्टर हैलोरन को हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट विंग में बुलाया गया, जहां वो बाउडन को असिस्ट कर सके। इसके बाद विलियम वैन रो, एक तीसरे ज्यूसाइड प्रीस्ट, वो भी वहाँ थे असिस्ट करने के लिए। हैलोरन ने बताया कि जो ईविल और हेल वर्ड्स थे, कुछ अलग अलग मार्क्स उस टीनेजर की बॉडी पर अपीयर होने लगे थे। एलिजिडली जब लैटरी ऑफ सेंट्स का पोर्शन चल रहा था, अब ये जिन लोगों को नहीं पता, लिटरेरी ऑफ सेंट्स एक एंशिएंट क्रिश्चियन प्रेयर है जिसे रिसाइट करी जाती है होली स्पिरिट से मदद मांगने के लिए। तो जहाँ लिटरेरी ऑफ सेंट्स वाला पोर्शन चल रहा था, तब रोलांड की मैट्रेस हिलने लगी और तो और रोलांड ने हैलोरन की नोज़ भी तोड़ दी थी। इसके बाद हैलोरन ने रिपोर्टर्स को बताया कि जैसे सारे राइट्स कंप्लीट हो गए थे, जो अनोनिमस सब्जेक्ट या कहे जो रोलांड था, वो एक्सोर्सिज्म ख़त्म होने के बाद एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जीने लगा। तो अब तो हो गई रोलांड की बैक स्टोरी और कैसे उस पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया था और कौन कौन से फादर इसमें इन्वॉल्व थे और कौन कौन से लोग। बट अब इसी स्टोरी के अंदर काफ़ी सारे लूप होल्स थे, तो इसी वजह से बाद में इसके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस आए और उसी इन्वेस्टिगेशंस में काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स भी थे। जैसे कि 1993 में आई गई बुक पोजेस्ड द ट्रू स्टोरी ऑफ एन एक्सोर्सिज्म, जिसके ऑथर थॉमस बी एलन को आज के न्यू एक्सपर्ट्स ये कहे कि रॉबी वॉज जस्ट अ डीपली डिस्टर्ब बॉय, देयर वॉज नथिंग सुपरनैचुरल अबाउट हिम। मतलब कि रॉबी या जो रोलांड था वो बस एक मेंटली डिस्टर्ब लड़का था और उसके साथ कोई सुपरनैचुरल चीज़ें नहीं थी। ऑथर मार्क ओपेसनिक ने इसी कहानी के जो सुपरनैचुरल क्लेम्स थे उनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस खड़े किए थे, प्रपोजिंग कि रोलांड डुई बस एक साधारण सा बिगड़ा हुआ और डिस्टर्ब्ड बुली था जो डेलिबरेटली या जानबूझकर टैंट्रम्स थ्रो करता था ताकि उसे अटेंशन मिल सके या फिर स्कूल से छुट्टी मिल सके। ओपेसनिक ने यह भी रिपोर्ट किया कि जो हैलोरन था उसने जो एक्सोर्सिज्म के वक्त वहाँ मौजूद था, उसे कभी भी लड़के की आवाज़ बदलते नहीं देखा गया और उसे लगता था कि लड़का बस कुछ लैटिन वर्ड्स को मिमिक करता है जो उसे क्लर्गमेंस को कहते सुना। ओपेसनिक ये भी रिपोर्ट करते हैं कि जब लड़के की बॉडी पर मार्क्स मिले थे तो हैलोरन ने ये चेक नहीं किया था कि लड़के के नाखून हैं या नहीं, क्योंकि क्या पता उसने वो सारे मार्क्स खुद ही बनाए हो। ओपेसनिक ह्यूजेस की स्टोरी पर भी क्वेश्चन उठाते हैं कि जहां वो लड़के पर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे, उनके हाथ पर इंजरी हो गई थी। ओपेसनिक कहा कि उसे ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे ये एपिसोड साबित किया जा सके। द पॉइंट्स डिस्कवर्ड बाय ओपेसनिक थे, फर्स्ट, जो एक्सोर्सिज्म था वो 3210 बंकर हिल रोड जो कि माउंट रेनर मेरीलैंड में है वहाँ नहीं किया गया था। दूसरा, लड़का कभी माउंट रेनर में रहा ही नहीं। तीसरा, लड़के के घर के कॉटेज सिटी में मैरीलैंड में था। चौथा, कि ये जो स्टोरी थी वो टोटली हियर एंड से के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि इस कान से कहा और अगले कान से बक दिया। यही स्टोरी ना तो डॉक्यूमेंटेड थी और ना ही फैक्ट चेक्ड। फिफ्थ, कि इस चीज़ का भी कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं है कि फादर ई एल्बर्ट ह्यूजेस कभी उस लड़के के घर गए भी थे, कि कभी वो लड़का जॉर्ज टाउन हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ था, कि कभी उस हॉस्पिटल में रिस्ट्रेन किया गया था, कि
उसे उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया था जॉर्ज टाउन हॉस्पिटल में, और या फिर कि ह्यूजेस को हाथ में इंजरी भी हुई थी द टाइम ऑफ एक्सॉर्सिज्म और एट द एनी अदर टाइम। ये सारी चीज़ें जो थी उनका कोई भी एविडेंस या प्रूफ नहीं था। 6 कि कॉटेज सिटी कम्युनिटी से इस बात के काफ़ी सारे एविडेंसेस और प्रूफ मिले थे दैट फादर ह्यूजेस हैज सफर्ड एन इमोशनल ब्रेकडाउन एंड डिसअपीयर्ड फ्रॉम द कॉटेज सिटी कम्युनिटी विच वॉज रिफ्यूटिंग। अगर ओपेसनी की माने तो हर इंडिविजुअल जो भी इस केस से जुड़ा हुआ है वो अपने अपने पर्सपेक्टिव और एंगल से इस केस को इन्फ्लुएंस करता है। साइकेट्रिस्ट के लिए रॉब डोई कोई मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा था, प्रीस्ट के लिए वो एक डेमोनिक पोजीशन का केस था, राइटर्स एंड फिल्म प्रोड्यूसर के लिए ये एक बहुत ही ग्रेट स्टोरी थी प्रॉफिट एक्सप्लॉइट करने के लिए जिन्होंने भी इस इंसिडेंट को विटनेस, और वो लोग ट्रेंड थे उस इंसिडेंट को विटनेस करने के लिए। हर एक फैक्ट पे बात हुई लेकिन हर बार चेकिंग पर उसका अपोजिट ही सच होता, और इन एक्चुअलिटी हर किसी ने फैक्ट्स को और इन्फॉर्मेशंस को अपने एजेंडा के हिसाब से एम्फसाइज और मैनिपुलेट किया था। सो ये थी द एक्चुअल स्टोरी ऑफ रोलैंड डोई और रोलैंड हंकलर। I hope so that you all have liked the first episode of the new series. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ सॉरी फॉर बीइंग लेट, मुझे नहीं पता कि मैं कब अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट एपिसोड। सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस एंड बाय।